Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. And also welcome to Polity Current Affair class. We are covering the third week of December. In today's session, we are going to cover some important topics like Viksit Bharat, Guarantee for Rozgar, and Ajivika Mission Grameen Bill 2025, which will replace the NREGA. Then the booth level officer, बिहार के बाद अब यूपी वेस्ट बंगाल में एसआईआर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और एसआईआर एक्टिविटी को असल में अंजाम देते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स। और फिर अलग अलग राज्यों से लगातार खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स वर्कलोड की वजह से सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं। तो विल अंडरस्टैंड दी स्टैट्यूटरी स्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर officer and what are the functions executed by BLOs. Then a shameful but reality that India tops the global doping violations. स्पोर्ट्स एरिना के अंदर जो वाडा एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उन्होंने एक लिस्ट इशू की है जिसके तहत इंडिया में 3.6 परसेंटेज रिजेक्शन रेट के साथ या फेलियर रेट के साथ इंडिया में सबसे ज्यादा डोपिंग केसेस पाए गए हैं इंडियन एथलीट्स के अंदर। देन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हालांकि पर्सन इन न्यूज के तौर पे इसको कवर करेंगे, लेकिन साथ में देख लेंगे क्या क्वालिफिकेशन है और क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। देन विकसित भारत शिक्षा अधिशिक्षण बिल, एक लॉन्ग टाइम डिबेट है कि हम वी आर लिविंग इन द स्प्रॉल ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज। तो अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज को खत्म करके एक रेगुलेटरी एजेंसी होनी चाहिए एजुकेशन के फील्ड में, अब हम वो करने जा रहे हैं। इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अवर डिस्कशन। सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन द वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लेके संसद से लेके सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार and Ajivika Mission Grameen Bill 2025. This particular bill, when will be enacted, will replace MG नरेगा of 2005। तो जो नरेगा स्कीम लंबे समय से चली आ रही है उसको रिप्लेस करके एक नए मॉडल के साथ लागू किया जाएगा। दिसंबर 2025 में ही विंटर सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और आगे हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट जो थीम्स हैं। लेकिन दो चीजें याद रखें, एक बड़ी चीज ये हुई है कि अप्रोच का शिफ्ट आया है। जैसे पहले डिमांड ड्रिवन अप्रोच होती थी, कोई पर्सन वॉलंटियर करता था तो स्टेट को उसको रोजगार देना होता था। अब ये सप्लाई ड्रिवन हो जाएगी कि अगर सरकार रोजगार दे रही है तभी लोग एलिजिबल होंगे, आगे हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही एक चीज ये कि 100 दिन, जो 100 दिनों की गारंटी थी नरेगा के अंदर, उसको बढ़ाकर अब 125 दिन की कर दिया जाएगा। नाउ कम टू द की प्रोविजन, वेरी फर्स्ट थिंग, फिर देखते हैं इसके क्या कोर कंसर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल 125 दिन का अनस्किल्ड वर्क है, 100 डेज से बढ़ा के अब 125 दिन कर दिया गया। नाउ व्हाट वाज द नरेगा स्कीम? दैट 100 डेज का एक गारंटी रोजगार योजना थी। तो रूरल हाउस होल्ड में से एक एलिजिबल पर्सन को जो अपने आप को ऑफर करता है विलिंगली कि मुझे अनस्किल्ड लेबर चाहिए, तो उसको 100 डेज तक का रोजगार दिया जाता था। लेकिन ये डिमांड ड्रिवन स्कीम थी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन गांव में रह रहा है और वो अपने आप को वॉलंटियर करे कि मुझे काम चाहिए, तो फिर एक्ट ये कहता था कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको रोजगार देना है। तो अगर कोई काम मांगने जाता है तो सरकार को वो देना पड़ेगा। तो अब वो 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया गया और यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं सिर्फ उनके लिए ये लागू होगा। देन फंडिंग पैटर्न में बड़ा चेंज देखा गया। पहले ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी तो 100% फंडिंग थी बाय दी सेंटर ओनली। हालांकि जो मटेरियल लगेगा नरेगा के अंदर उसमें 70% फंडिंग सेंटर की थी, बाकी स्टेट करते थे। लेकिन जो ओवरऑल फंडिंग है वो सेंटर से आ रही है। अब इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया है। सो हियर इट कम्स दैट नॉर्थ ईस्टर्न, हिमालयन और यूटीज के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए 90-10 का रेशियो होगा। 90% of the cost will be bear by the center and 10% will be bear by the northeastern states, Himalayan states and UTs. But all the other states will be having 60-40 ratio। मतलब बाकी सब स्टेट में से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो स्कीम अब ये लागू की जाएगी उसमें 60% फंडिंग आएगी सेंटर से, लेकिन 40% फंडिंग वो खुद स्टेट्स को ही जुटानी होगी। Then it comes to that planning and oversight mechanism। अब प्लानिंग एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या है कि भाई देखिए, एक तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर रोजगार काउंसिल्स बनाई जाएंगी। अब नए एक्ट के थ्रू ये नई स्टैट्यूटरी बॉडीज होंगी।
जो ओवरऑल विजिल रखेंगी कि ये प्रोविजन या ये पर्टिकुलर स्कीम अच्छे से लागू हो रही है। और इसके साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स आएंगे। मतलब स्टेट को इंश्योर करना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो विकसित ग्राम पंचायतें बनाई जा रही हैं उनसे अलाइन करके रोजगार यहां पर जनरेट किया जाए। और नेशनल स्पेशल इंटीग्रेशन, मतलब लोकल से लेके नेशनल प्लान तक को इंटीग्रेट किया जाएगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर एक ही रखी गई है कि स्टेट ये इंश्योर करेंगे कि 60 डेज का जो पीक एग्रीकल्चर सीजन है, जिन्हों आप सोनी हाड़ी भी कहते हैं कई बारी, जैसे मान लीजिए कि गेहूं की कटाई होनी है, धान की बुआई होनी है, जो पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है उसमें रोजगार नहीं दिया जाएगा, ताकि यही जो लेबर है ये एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे काम करे। देखिए नरेगा स्कीम में भी इसका ध्यान रखा जाता था। तो है क्या कि एक लेबरर है, अब अनस्किल्ड लेबरर है, तो अगर पीक एग्रीकल्चर सीजन आ गया है तो लेबर की डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा है, तो पर्सन जाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर करे, उसकी भी इनकम इंश्योर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लेबर की प्रोडक्शन नहीं होगी, कमी नहीं आएगी। और जब लीन एग्रीकल्चर सीजन है, जब खेती में बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेबर की जरूरत नहीं है, तब उनको नरेगा के तहत काम दिया जाए। तो यहां पर भी ध्यान रखा जाएगा कि 60 दिन ऐसे निकाले जाएं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिसमें इस स्कीम के तहत रोजगार ना दिया जाए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की कमी ना आए। इसके अलावा जो नरेगा की या अब जो नई स्कीम है, इसकी जो वेजेस हैं विल बी फिक्स्ड बाय सेंटर। तो सेंटर फिक्स करेंगे, अभी तक नहीं किया है क्योंकि अभी तो बिल एक्ट नहीं बना है, लेकिन हाँ, जब तक सेंटर इसकी वेजेस फिक्स नहीं कर देता है तब तक मनरेगा की ही वेजेस यहां पर इंप्लीमेंट रहेंगी। और हाँ, अगर स्टेट ने मान लीजिए रोजगार ऑफर किया और किसी ने एनरोल कर लिया वॉलंटियरली और फिर स्टेट उसको एक्चुअल रोजगार नहीं दे पाया, फिर कंपनसेटरी अलाउंस देना मैंडेटरी होगा। सो व्हाट आर द की फीचर्स इन पॉइंट फॉर्म्स? नंबर ऑफ डेज या वर्क डेज बढ़ाकर 100 से 125 कर दिए गए। पहले 100% वेजेस सेंट्रली फंडेड थी, अब नॉर्मल स्टेट्स के अंदर 60-40, और स्पेशल स्टेट्स, मतलब स्पेशल कैटेगरी नहीं कह रहा हूं मैं, स्पेशल लाइक नॉर्थ ईस्टर्न, हिमालयन स्टेट एंड यूटीज विल बी 90-10 रेशियो। सो इट इज नाउ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देन अप्रोच पहले थी डिमांड ड्रिवन, जिसमें हम बात की कि कोई भी पर्सन अगर अपने आप को वॉलंटरी ऑफर करता है तो अब स्टेट की ड्यूटी है उसको रोजगार देना। लेकिन अभी सप्लाई ड्रिवन है कि जब स्टेट अनाउंस करेगा कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट आ चुका है, यहां पर हम इतने दिन का रोजगार लोगों को देंगे। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग ग्राम पंचायतों में वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने का कोई अनाउंस कर दिया सरकार ने, और फिर उसमें कहा कि नरेगा के, अर्लियर नरेगा के, अभी आदत पड़ी नहीं है वीबी राम जी कहने की, धीरे धीरे पड़ेगी, अभी नरेगा मुंह से निकल रहा है। सो बेसिकली क्या है कि उस वर्कर को फिर अगर उस वाटरशेड डेवलपमेंट में प्रोग्राम के अंदर रोजगार देना है, तो अगर सरकार ये स्कीम अनाउंस करती है तब पर्सन एलिजिबल होगा रोजगार पाने के। लेकिन अगर सरकार ये स्कीम ही अनाउंस नहीं कर रही है, then there is no entitlement to get work. And then it comes to the major concern. Why there is so much hue and cry inside the parliament, outside the parliament? So it comes with very first thing, एक तो ये है कि डिमांड सप्लाई से आपने सप्लाई साइड कर दिया इसको। पहले तो कोई पर्सन उठ के कहता था कि मुझे नरेगा में रोजगार चाहिए, तो अब स्टेट की ड्यूटी है उसको रोजगार देना, देना ही पड़ता था। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर अलाउंसेस देने पड़ते थे। अब सप्लाई ड्रिवन है, लाइक अगर स्टेट ने स्कीम अनाउंस की डेवलपमेंट की या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क की, कि यहाँ पे सड़क बननी है, यहाँ पे सफाई होनी है, यहाँ पे वाटरशेड बनना है, या यहाँ पे किसी तालाब की सफाई होनी है, कोई कम्युनिटी सेंटर बनना है, तो अगर वो अनाउंस कर रहे हैं तब पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू गेट वर्क। अगर गवर्नमेंट अनाउंस ही ना करे देन देयर इज नो एंटाइटलमेंट। एंड फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट फिस्कल इम्बैलेंसेस। अब ये है कि सर 40% पैसा जुटाना है स्टेट को, इफ वी टॉक अबाउट ऑन रेंट, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न को अगर आप छोड़ दें, वहां तो फिर भी 90-10 है, चलिए। सो हियर इट कम्स कि 40% पैसा जब स्टेट को जुटाना है तो एस्टिमेटेड है दैट 1.2 लाख करोड़ पर ईयर का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा स्टेट्स के ऊपर। और बिहार और यूपी जैसे स्टेट देखें तो इनके जीएसडीपी के रेशियो में 30% के डेप्थ में चल रही हैं, सो दे आर बजटरी स्ट्रेन्ड। तो फिर स्टेट शायद इनकार कर दे कि भाई हमें तो ये स्कीम लागू ही नहीं करनी क्योंकि हम 40% पैसा नहीं जुटा सकते हैं, या फिर जितना जुटा पाएंगे उतनी कम स्कीम लागू होगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ये कह रहे हैं कि असल में नरेगा की
इंटेंस जरूरत उन्हीं स्टेट्स में है जहां फाइनेंशियल क्रंच ज्यादा है। मैं कह लूं गरीब स्टेट, तो वहां पे गरीबी ज्यादा है, तो हम उम्मीद करते हैं नरेगा के वर्क की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्टेट से कह दिया गया 40% आप दीजिए। अब जो स्टेट पहले ही फाइनेंशियल क्रंच के अंदर है वो तो कहेगा भाई, हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे पास तो है नहीं 40%। तो अल्टीमेटली वो स्कीम या तो वहां पे लागू ही नहीं होगी, या फिर लागू होगी तो बहुत लिमिटेड एक्सेस के अंदर वो लागू होगी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है कि सबसे ज्यादा जरूरत है वहीं पर शायद ये स्कीम रोजगार का लाभ लोगों को ना दे पाए। और इसके लेसन हमें पहले ही मिल चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जब इसके फंडिंग पैटर्न को 50-50 शेयरिंग पे शिफ्ट किया गया, तो फिर देखा गया बहुत जगहों पे प्रीमियम डिलेज हुए। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कहा गया कि 50% पैसा सेंटर देगा, 50% स्टेट देगा, तो बहुत सारी जगहों पे देखा गया कि डिलेज के साथ, क्योंकि स्टेट के पास पैसे नहीं थे, बहुत जगह फार्मर ड्रॉप आउट हुआ, तो स्कीम कई जगह पर डिसफंक्शनल होती नजर आई है। दीज आर द मेजर कंसर्न्स। व्हाट कैन बी द इंप्लीमेंटेशन रिस्क? दैट टॉप डाउन प्रॉब्लम है सर। अब स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो चुकी है, मतलब अब सेंटर की ही ज्यादा इसके अंदर है कि भाई हमारी फंडिंग आएगी तब आप खर्च कर पाओगे। देन जो नॉर्मेटिव पैरामीटर्स हैं ये भी सेंटर फिक्स कर रहा है। जो नेशनल रोजगार काउंसिल होगी, हो सकता है उसकी पावर ज्यादा हो। देन रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, तमिलनाडु से लेकर बिहार तक बहुत रीजनल डिस्पैरिटी हैं, तो वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं चल पाएगा। देन इक्विटी गैप्स, अभी भी लेबर सेक्टर के अंदर बहुत, या रूरल सेक्टर खास करके है, तो बहुत ज्यादा रोजगार की जरूरत है। एनएसएसओ का सर्वे बताता है दैट 42% रूरल हाउस होल्ड, 42% रूरल हाउस होल्ड को अभी भी वर्क की जरूरत है। फर्दर, नरेगा के अंदर हम देखते थे हाई वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क, 55% ऑफ वर्क फोर्स वर बाय द फीमेल्स। अब अगर इस तरह की स्कीम नहीं है तो फीमेल रोजगार सेक्टर से वो बाहर हो सकती हैं। एंड देन 60 डेज का एक्सक्लूजन भी है, वो भी अब स्टेट के हाथ में, वो 60 से बढ़ा भी सकते हैं, 60 तो मिनिमम बेंचमार्क है। तो ये सारे रिस्क हैं जो इस इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? अब बिल आ ही चुका है, पहले देखते हैं इसका एक्ट बनने तक इसमें कोई चेंज आता है या नहीं आता है। जिस हिसाब से सरकार ने प्रपोज किया है, चेंज तो शायद ना आ पाए। देन व्हाट कैन वी से दैट ओके, अगर एक स्कीम नहीं आई है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम कॉशियस एफर्ट के साथ ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल फंडिंग, मतलब कि पुअरेस्ट स्टेट की तरफ ज्यादा फंडिंग की जाए, उनको किसी और मैकेनिज्म में सपोर्ट किया जाए। देन हाइब्रिड डिमांड सप्लाई मॉडल किया जाए, इसको इसको टोटली सप्लाई साइड मॉडल ना किया जाए। तो कुछ डिमांड सप्लाई का रहना चाहिए कि जहां पर हाई प्रायोरिटी सेक्टर है, जहां पर ज्यादा जरूरत है, ज्यादा गरीब इलाका है, वहां पर इसको डिमांड साइड में ही रखा जाए। देन डिजिटल ट्रैकिंग हो वर्कर्स की। फर्दर, कैग ऑडिट बहुत जरूरी है देखिए, और इसमें भी कैग से लेके आप सोशल ऑडिट तक को प्रपोज कीजिएगा कि इस स्कीम के लागू होने के 1 साल बाद हम देखें ये स्कीम किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। कैग का ऑडिट तो एक बात है, वो तो फाइनेंशियल ऑडिट या परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, बट इससे भी इंपॉर्टेंट हम सजेस्ट करेंगे दैट, क्योंकि नरेगा एक्ट में सेक्शन 17 डिमांडेड लीगली दैट हर एक वर्ग का सोशल ऑडिट होगा, जो नहीं हो पा रहा था। तो अब जब ये नई स्कीम लागू हो, इसमें सोशल ऑडिट को मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि इस स्कीम का ओवरऑल इंपैक्ट फ्रॉम द विकसित भारत टू द पीपल टू द एनवायरमेंट वो क्या पड़ रहा है वो हमें अच्छे से पता चले। तो 1 साल बाद रिव्यू करके हम इसमें और सुधार ला सकते हैं। साथ ही स्कीम कन्वर्जेंस जो हम हर एक स्कीम के साथ देखते हैं, जैसे पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उन सब स्कीम को भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। मूविंग टू बूथ लेवल ऑफिसर। सो बूथ लेवल ऑफिसर basically it's an agent or officer of ECI at the very grassroots level, and it is appointed, one technical point याद रखिएगा, that he or she is appointed under section 13B of RP Act 1950। याद रखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 डील करता है वन ऑफ द मेजर थिंग दैट मशीनरी टू बी यूज्ड इन इलेक्शन और ऑफिसर्स टू बी यूज्ड इन इलेक्शन। 1951 रादर वो डील करता है ज्यादातर क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशन से। सो सेक्शन 13B क्लॉज 2 याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज 13B याद रखिएगा। दिस प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर, और अगस्त 2006 से इस तरह के ऑफिसर्स अपॉइंट करने शुरू किए गए थे। अब याद रखेंगे, ऑफिसर तो अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ये फुल टाइम
जो एम्प्लॉई हैं वो नहीं होते हैं। एज ए बीएलओ सारा साल काम नहीं करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फेमस जोक भी चलता है कि वो उधार के एम्प्लॉय से काम चलाता है। कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, सारा का सारा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इलेक्शन ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी। सो दीज आर टेकन फ्रॉम स्टेट ऑफिशियल्स ओनली, अगर मैं बीएलओ की बात करूं, क्योंकि लोकल लेवल का ये ऑफिसर है और लोकेलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं तो कौन है? जैसे टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पंचायत सेक्रेटरीज हैं, विलेज लेवल वर्कर्स हैं, या इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल रीडर्स, जो बिजली का बिल चेक करने आते हैं। इस लेवल के ऑफिशियल्स को विल बी डेजिग्नेटेड एज बीएलओ। अब ये फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए बीएलओ काम करेंगे और इनको फिर अपना भी वर्क करना होता है, वर्क ओवरलोड की प्रॉब्लम आएगी एंड में। एंड देन कम्स रैशनल इज बेसिकली द लोकल फैमिलैरिटी। तो मान लीजिए कोई भी रिमोट विलेज है, उसका एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पर कोई पर्सन एज ए टीचर काम कर रहा है। तो अगर उन्हीं को हम बीएलओ लगा दें तो हम उम्मीद करते हैं कि लोकल ज्योग्राफी से भी वाकिफ हैं, आसपास के गांव से वाकिफ हैं, आसपास के गांव के परिवारों से भी शायद वाकिफ हो। तो इनको ज्यादा ईज होगा जाकर लोगों की वोट्स चेक करने के लिए, या आगे देखेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों को वोटिंग के बारे में अवेयर करने के लिए। सो अब तक क्या, 13B ऑफ आरपी एक्ट 1950 के थ्रू बीएलओज अपॉइंट किए जाते हैं, जो स्टेट मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल से लिए जाते हैं, टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, विलेज लेवल वर्कर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक रोल रिवीजन, जो अभी चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, एसआईआर, लाइक आफ्टर द बिहार, नाउ यूपी, वेस्ट बंगाल एंड सो ऑन। और अभी तो कहा जा रहा है कि नेशन वाइड एक स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होगा ऑफ द इलेक्टोरल रोल। अब याद रखें, जब भी एसआईआर एक्टिविटी होती है, ये डोर टू डोर एक्टिविटी है। बीएलओ को हर घर पर जाकर वोटर लिस्ट के क्रेडेंशियल चेक करने होंगे। सो इट्स नाउ अ फील्ड, अ ट्रैवलिंग जॉब। देन आपको फील्ड वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपको डुप्लीकेट वोट्स, आपको घोस्ट वोट्स, फेक वोट्स, वो सब इलेक्टोरल रोल से डिलीट करने हैं। फर्दर अब हम बात कर चुके हैं दैट वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो वेरिफिकेशन डोर टू डोर स्टेप है, और साथ ही डोर टू डोर जाकर हमें वोटर स्लिप भी बांटनी होती हैं। तो वो है कि ज्यादा से ज्यादा टर्नआउट हो, लोगों को पता लगे उनका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है, उनको किस पोलिंग बूथ पर वोट करना है। फर्दर होम वोटिंग, बीएलओ की एक ये भी ड्यूटी है कि वो एलिजिबल वोटर्स को जाके अवेयर करें कि वो पोस्टल बैलेट या होम बैलेट की भी सुविधा ले सकते हैं। जैसे सेक्शन 12D, और से सॉरी रादर फॉर्म 12D, इसके तहत जो भी सीनियर सिटीजन है 85 ईयर प्लस, या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं विद बेंचमार्क सर्टिफिकेट, उनको पोस्टल बैलेट या फिर होम से भी अपने घर पर आकर उनका कोई वोट लेके जाएगा, इसकी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। इसके लिए उनको प्रायर रजिस्टर करना होगा ईसीआई के साथ, जो एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन बीएलओ साहब ही करवा रहे होंगे। ये 2024 की इनोवेशन है, अभी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं, लेकिन आगे प्रोमिनेंट होने वाली है। सो आई रिपीट, फॉर्म 12D ये फैसिलिटी देता है वो सारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो 85 ईयर से अबव हैं, या पर्सन विद डिसेबिलिटी है विद बेंचमार्क सर्टिफिकेट, इनको हम पोस्टल बैलेट की भी सुविधा दे सकते हैं। देन एसआईआर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चल रहा है, हमने पहली बात कर ली, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है बीएलओ साहब की है। देन वी कम टू दैट व्हाट आर द रीसेंट चैलेंजेस। सो जैसे हमने बात की कि बिहार के बाद अब यूपी में डोर टू डोर एसआईआर एक्टिविटी चल रही है, तो अगले साल यहां पर भी इलेक्शन है, तो उससे पहले पहले एसआईआर करवाना होगा। अब बहुत सारे फेक वोटर्स, घोस्ट वोटर्स, इन सबको नाम रिमूव किए जा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स का भी नाम काटा जा रहा है। अब इसकी पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ऑन गोइंग है, तो मैटर पहले भी सब्सिडाइज चल रहा है। एंड देन मोर अबाउट बीएलओ क्राइसिस। So BLO crisis, like multiple deaths are reported, in which we have found, like media reporting, that the BLOs has made videos before committing suicide. That because of excessive fatigue, because of like huge pressure from higher authorities, and at times they have been attacked by the people. कि भाई आप गलत तरीके से हमारा वोट काट रहे हैं, तो दे लाइक शिकार हो रहे हैं वायलेंस का भी। तो मल्टीपल डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं।
सरकार अभी तक इनकी सुरक्षा के लिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देना भी स्टेट की जिम्मेवारी है। तो अभी तक मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, मैं सर्च भी कर रहा था कि ईसीआई ने या किसी स्टेट मशीनरी ने कुछ प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर्स इशू किए हो। सो बेसिकली इट्स अ ह्यूज टास्क। अभी तक की डिफरेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से 10 लाख बीएलओ हैं नेशन वाइड, बट देन देयर इज करोड्स एंड करोड्स ऑफ वोटर्स। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्कलोड बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बीएलओ का काम और ज्यादा रिस्की होता चला जा रहा है, और काम भी रिस्की है क्योंकि इंडिया में इलेक्शन इज ऑलवेज अ रिस्की थिंग। सो देयर आर सजेशंस मैनी दैट बीएलओस के अलावा कुछ स्पेशल ऑफिसर्स की भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ताकि वर्कलोड को शेयर किया जाए। डिजिटाइजेशन के थ्रू भी इस काम को थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है। मूविंग टू इंडिया टॉप्स ग्लोबल डोपिंग वायलेशन। दिस इज द वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रिपोर्ट 2024। नाउ ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर एज अ कंट्रीब्यूटर वी आर एट द टॉप विद 3.6 पॉजिटिविटी रेट। मैंने पहले फेलियर रेट कह दिया, फेलियर नहीं मतलब कि पॉजिटिव, डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव होता तब गलत है ना। सो अगर हम थोड़ा ग्लोबल लीडर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करें, सो इंडिया जो भी स्पोर्ट्स के ग्लोबल लीडर्स हैं, इफ वी कंपेयर, इंडिया इज हैविंग 3.6% पॉजिटिविटी रेट। देखिए जब भी डोप लिया जाता है, मतलब डोप टेस्ट के लिए कुछ सैंपल एथलीट्स के लिए जा रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में जितने भी एथलीट्स हैं सारे ही स्पोर्ट्स के उनके सबके सैंपल ले लिए गए। तो ज्यादातर ये होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल कैंप्स के अंदर हैं, मेडलिस्ट का तो चलिए मैंडेटरी है ही है, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं। ये जो एथलेटिक मीट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, वहां पे भी ले सकते हैं, उसके अलावा कैंप्स में भी जाके लिए जा सकते हैं। तो जितने भी सैंपल लिए गए उसमें से 3.6% आर पॉजिटिव। अब हमें लग रहा होगा यार ठीक है, 3% अगर एथलीट ने कर लिया तो क्या उनको पनिश करें, बात खत्म करें। बट व्हेन वी कंपेयर टू द अदर कंट्रीज लाइक चाइना, ओनली 0.2% पॉजिटिविटी रेट here. Then France 0.8%, रशिया 0.7%, यूएस ये जो जीरो से ऊपर है 1.1% रेट। So as compared to other countries, we are having quite high positivity rate in the doping test. Then why it is a serious concern? That sports arena में भी भारत विश्व गुरु बनना चाहता है। We are now hosting 2030 Commonwealth Games and we have a strong bidding for 2036 Olympics and Paralympics as well. और इसको तो खुद प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 2036 की ओलंपिक की मेजबानी हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे लेकिन भारत में लेके आएंगे इन इवेंट्स को। एंड देन आईओसी की वार्निंग है दैट हमारी जो गवर्नेंस स्टाइल है, जो हमारे स्पोर्ट्स की नहीं, जो हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशन की जो रेपुटेशन है, दैट इज एट स्टेक। तो अभी 2 साल पहले भारतीय कुश्ती संघ जो था उसमें प्रोटेस्ट, उसके जो अध्यक्ष थे उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाए गए कि भाई फीमेल एथलीट्स के द्वारा कि ये सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और मेल एथलीट्स की ये हमें बुली करते हैं। उसके बावजूद जो इलेक्शन होते हैं वो फेयर नहीं होते हैं। तो जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन था उन्होंने इंडिया के रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था। एक इवेंट पर हमारे खिलाड़ियों को बिना इंडियन फ्लैग के साथ खेलना पड़ा, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। मतलब अगर कहीं भी किसी कंट्री की जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, अगर उसको इंटरनेशनल फेडरेशन सस्पेंड कर दें तो एथलीट पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे लेकिन अपने कंट्री के फ्लैग के साथ नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस तरह की रेपुटेशन है और उसमें फिर अगर हम डोपिंग के लिए भी बदनाम होते चले जाएं, देन इंडिया और इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्टर के क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। व्हाट इज डोपिंग? आई बिलीव यू नो डोपिंग। सो दिस इज बेसिकली द वायलेशन ऑफ वाडा कोड। सो लाइक प्रेजेंस ऑफ यूज ऑफ बैंड सब्सटेंसेस, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जहां पे सैंपल फेल होते हैं। सो इट इज लाइक अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए बैंड सब्सटेंसेस जैसे एनाबॉलिक स्ट्रैंड्स हो सकते हैं या कोई स्टीरॉयड हो सकता है, अगर वो आपकी बॉडी में पाया जाता है तो इट इज कॉल्ड डोपिंग। बट इसके अलावा साथ साथ याद रखिएगा और क्या क्या डोपिंग में आता है। रिफ्यूज एंड अवॉइडिंग सैंपल्स, कि कोई एथलीट है वो अपना सैंपल देने से मना करे, अवॉइड करे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, कई बार स्पोर्ट्स मीट पे देखा जाता है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, किसी एथलीट का कोई मेडल आ गया, लेकिन इससे पहले कि उनका सैंपल कलेक्ट किया जाता वो स्पोर्ट्स प्रमाइस छोड़ के ही भाग जाएंगे।
दे रैन अवे, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, बॉडी में आएगा, और अगर बॉडी में आ गया, पकड़े गए, तो हो सकता है रूल्स के तहत 3 साल 5 साल का बैन लग जाए। तो बोले ठीक है, एक मेडल जाता है जाने दीजिए, लेकिन 3 साल 5 साल का बैन नहीं लगे, अगले किसी स्पोर्ट्स में बॉडी क्लीन करके खेल लेंगे। सो रिफ्यूजिंग एंड अवॉइडिंग इज ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग। देन टैम्परिंग विद द टेस्ट, किसी भी तरह से आप टैम्पर कर रहे हैं टेस्ट के साथ। देन ट्रैफिकिंग और एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, अगर आपके पास बैंड ड्रग्स, मतलब नॉट नशा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो सकती है। साथ ही कोच और डॉक्टर, अगर कोच और डॉक्टर्स भी मिलकर कुछ कॉम्प्लिसिट करके गड़बड़ करते हैं तो डोपिंग के अंदर आएगा। कॉमन सब्सटेंसेस क्या है, देखिए ह्यूज लिस्ट। मतलब इंडिया अभी भी कहते हैं बहुत लैगिंग बिहाइंड है, मतलब मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये चीज। काफी सारे एक्सपर्ट और कोचेस ये कहते हैं कि इंडियन एथलीट्स डोपिंग में इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि आउटडेटेड मेडिसिन यूज कर रहे हैं। जो फॉरेनर कंट्रीज हैं, लाइक यू कैन से चाइना और द यूएस, यहाँ के एथलीट्स भी डोपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी एडवांस मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडियन एथलीट्स को एक्सेस नहीं है। वो अदरवाइज डोपिंग में आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वाडा की लिस्ट में नहीं है, दैट्स वाई उनके टेस्ट जो है पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, मतलब जहां तक मुझे याद है ये सब्सटेंस 1980s के एंड में आउटडेटेड हो चुका है यूएस के अंदर। 1980s के एंड में आउटडेटेड था, उसको पुराना माने जाने लगा था, अभी तक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देन देयर मे बी वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलेंट्स, there may be blood doping, blood में कुछ इंजेक्ट कर लेना, हार्मोन मॉड्यूलेटर्स, so multiple type of drugs which can boost the performance on long term और instant basis, कि ठीक इवेंट से पहले आपने कुछ इंजेक्ट किया, आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। सो व्हाट इज द इंडियाज रिस्पॉन्स? तो इंडिया का रिस्पॉन्स डिफरेंट, अगर हम कुछ इसमें कोट करना चाहें, नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट है 2022 का। इसके अलावा 2025 का अमेंडमेंट बिल है जिसमें इंडिपेंडेंस बूस्ट किया जा रहा है फेडरेशंस का, ताकि वो डोपिंग के ऊपर ज्यादा अच्छे से काम कर सकें। इसके अलावा इंडिया ने यूनेस्को कन्वेंशन भी रेटिफाई की हुई है टू स्टॉप द डोपिंग। सो बेसिकली डोपिंग इज वेरी सीरियस चैलेंज इन स्पोर्ट्स, और खासकर इसलिए कि जो एथलीट्स डोप यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही क्लीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। तो इट्स लाइक हाई ग्राउंड करप्शन, हाई ग्राउंड मिसडिनर इन द स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू नॉट लाइक, ये बहुत कॉमन फिनोमेना है डोपिंग का, फ्रॉम वेरी ग्राउंड लेवल टू इंटरनेशनल लेवल। लाइक यूसेन बोल्ट, द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, तो हमेशा क्लेम करते थे कि भाई मैंने अपनी सारी लाइफ क्लीन स्पोर्ट्स किया है, मैं अभी मुझे नहीं पता पर्सनली वो क्या करते हैं, लेकिन किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में वो कभी डोप में नहीं आए। इवन टॉप मोस्ट एथलीट, वर्ल्ड लीडर, अभी भी उनका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ 100 मीटर, अगर वो अंजाम दे सकते हैं, बाकी एथलीट को भी क्लीन प्रैक्टिसेस के साथ ही स्पोर्ट्स करना चाहिए। और इंडिया इंडिया को और मैकेनिज्म बनाने चाहिए, थोड़ी हमारे पास और लैब्स हों स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और रिसर्च हो, ताकि हम एथलीट्स को वो सप्लीमेंट्स दे सकें जो नेचुरली उनकी बॉडी को बूस्ट करें, उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करें, और वो इलीगल भी ना हो। भाई सप्लीमेंट्स तो जरूरी हैं स्पोर्ट्स के लिए। चलिए, मूविंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसका एक तो पर्सन इन न्यूज से याद रखिएगा, कहीं भी कोट करने का काम आ जाएगा, राजकुमार गोयल साहब हैं। He is a retired IAS of 1990 बैच। जनाब को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने भी ओथ ली है एज इंफॉर्मेशन कमीशन इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। Now come to that, it is a statutory body, I believe you know, under RTI Act 2005, and composition is that one chief information commissioner will be there and maximum 10 information commissioners will be there। और सीआईसी की jurisdiction क्या है? All central public authorities। Here it comes. First, the appointment process. So appointment is done by the president on the recommendation of a selection committee that comprises prime minister as a chairperson, leader of opposition Lok Sabha as a member, and a cabinet minister nominated by prime minister. So who will be sitting normally? We can say Mr. Narendra Modi, Mr. Amit Shah, and Mr. Rahul Gandhi. And appointing authority याद रखिएगा इसमें president. Now we come to eligibility. Eligibility से पहले tenure समझ लीजिए, that 3 year from date of assuming the office.
This emanates from article section 12 clause 5 of RTI. See, 2019 से पहले 2019 में हुआ अमेंडमेंट इनटू आरटीआई एक्ट। 2019 से पहले जो टेन्योर था दैट वाज फिक्स्ड एज पर लॉ, दैट 5 year or 65 year of age, whichever is earlier. बट 2019 में आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट के बाद प्रोविजन लाया गया दैट टेन्योर, देन सर्विस एंड अदर कंडीशन विद द सर्विसेज अलाउंसेस, इन सबको डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। तो वैसे हम देखें तो 3 year या 5 year ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। या मैं आपसे प्लीनरी पूछूं कि टेन्योर कैसे डिसाइड होता है सीआईसी के अंदर, तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। अब ये कहां लिखा गया? सेक्शन 12 में लिखा गया। तो सेक्शन 12 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई कि भाई आप नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड करें। सो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू किया और कह दिया 3 साल होगा। मतलब आज अगर कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए तो इस टेन्योर को चेंज भी किया जा सकता है। तो ये कोई फिक्स टेन्योर नहीं, दिस इज emanating from section 12 but decided by government of India. Then comes to eligibility, that any person who is having expertise in law, science and tech, social service, management, journalism, mass media, administration and governance, such a person can be appointed into CIC as chairperson और member. बट ज्यादातर आप देखेंगे तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ही आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो आप गूगल पे जाएं, आप कोई भी न्यूज सर्च कर लें, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आपको जब नाम मिलेंगे उनके इंट्रोडक्शन मिलेंगे मोर एंड मोर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कोई रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, तो कोई लाइक ऑडिट एंड अकाउंट्स हैं। हाँ, एक आध जर्नलिस्ट का नाम भी एक्सेप्शन के तौर पे आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द डिस्क्वालिफिकेशन? लेजिस्लेटर कैन नॉट बी अ मेंबर। सो एनी एमपी और एमएलए, सिटिंग एमपी एंड एमएलए ऑफ कोर्स, वो मेंबर नहीं होंगे। और साथ ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। देन व्हाट आर द पावर्स? देखिए, एक तो याद रखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि सेंट्रल अथॉरिटीज में आरटीआई रिजीम बहुत अच्छे से वर्क करे। दूसरा, ये एपेलेट अथॉरिटी के तौर पे भी काम करते हैं कि अगर आपकी आरटीआई रिजेक्ट कर दी गई है तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के बाद आप सेकंड एपेलेट अथॉरिटी के तौर पर सीआईसी के पास जा सकते हैं। एंड देन ये ऐसे मैटर के अंदर जहां आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया, आपने आरटीआई फाइल की थी, आपको जवाब नहीं दिया गया, आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के बाद सेकंड एपेलेट अथॉरिटी पहुंचते हैं, तो फिर ये उस मैटर की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसी के लिए इनको जब भी इंक्वायरी की पावर दी जाती है किसी अथॉरिटी को, तो फिर इनको सिविल कोर्ट लेवल की पावर होगी। सिविल कोर्ट लेवल की पावर से मतलब दे कैन समन विटनेसेस, दे कैन इन्फोर्स अटेंडेंस, किसी को भी ऑर्डर कर सकते हैं कि इतनी तारीख को हमारे यहाँ आपको अटेंड होना है, तो उस अथॉरिटी को आना पड़ेगा। देन ऑरल या रिटन एविडेंस ले सकते हैं ऑन ओथ। देन डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए कह सकते हैं, डिस्कवरी के लिए कह सकते हैं, किसी को एफिडेविट फाइल करने के लिए कह सकते हैं कि हाँ भाई तुम बताओ जो कह रहे हो सच कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। इसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी ऑफिस ने आरटीआई का जवाब देने से इनकार कर दिया, फेक इन्फॉर्मेशन दी, तो कहेंगे ठीक है, जिस तारीख को ये सब प्रोसेस चल रहा था उसकी फाइल हमारे पास भेज दीजिए। और इसके अलावा समन तो कर ही सकते हैं लोगों को फॉर एग्जामिनेशन। तो याद रखें, मेजर थिंग इज अबाउट सेकंड एपेलेट अथॉरिटी। मैं कहना ये चाहता हूं, हर सरकारी ऑफिस में जहां जहां आरटीआई लागू है वहां पर एक पीआईओ साहब अपॉइंट होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर आप इनके ऊपर आरटीआई फाइल करते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर ये जवाब देंगे। मैं नॉर्मल टाइम लेके चल रहा हूँ। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो 45 दिन, पर्सन की लिबर्टी तो 48 आवर्स। पीआईओ के जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जाएंगे फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास। संतुष्ट नहीं है मतलब या तो आपकी आरटीआई को बिना किसी साउंड रीजन के रिजेक्ट कर दिया गया है, या इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई नहीं है, या पार्शियल या वेग इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी उसी डिपार्टमेंट का एक सीनियर होता है। लाइक आपने प्रिंसिपल, किसी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरटीआई की, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल विल बी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। अब अगर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के भी जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, then you will approach to second appellate authority, and in central government that will be Central Information Commission. तो आरटीआई रिजीम को सारे देश में अच्छे से लागू करने का काम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन।
अब लंबे टाइम से यहाँ पर वैकेंसीज क्रिएट थी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं थे, एक्टिंग चेयरपर्सन से काम चलाया जा रहा था। अल्टीमेटली नाउ दी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज वर्किंग इन फुल कैपेसिटी। तो उम्मीद करते हैं जो लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ अपील्स यहाँ पे पड़ा है उसको जल्द से जल्द ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। आरटीआई रिजीम बहुत अच्छे से देश में लागू होनी चाहिए, जैसे ARC2 सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का कोट है दैट आरटीआई इज अ की टू गुड गवर्नेंस। तो अगर हम गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सुशासन, विकसित भारत एंड ऑल दैट थिंग, आरटीआई के बिना वो नहीं हो पाएगा। मूविंग टू विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल। सो यूनियन कैबिनेट ने ये नया बिल फिलहाल क्लियर किया है। सो अभी तो विंटर सेशन खत्म है, तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बिल एम कर रहा है कि जो 3 रेगुलेटरी डिफरेंट एजेंसीज थी उनको मर्ज करके एक अथॉरिटी में तब्दील किया जाए, दैट इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। सो द थिंग इज, अच्छा, एजुकेशन से पार्ट भी, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर लिविंग इन अ स्प्रॉल ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज, और फिर भी कुछ रेगुलेट ढंग से हो नहीं पा रहा। लाइक अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर, मनी सेक्टर की बात कर लूं तो आरबीआई इज देयर, सेबी इज देयर, एंड इनके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी, लेकिन फिर भी सर आप बैंकिंग में ही अगर हम देख लें तो जो बैड लोन्स हैं उन समस्याओं से नहीं निपटा जा रहा है। तो ऐसे ही एजुकेशन सेक्टर के बारे में भी कहा जाता है, हर एजुकेशन जो बहुत क्रिटिकल है देश के विकास के लिए, यहाँ पे भी हमने डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज रखी हैं। जैसे अगर बात करें मर्जर की, तो एक तो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसके अलावा ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग से है, और इसके अलावा टीचर्स एजुकेशन के लिए अलग से है। इफ यू वांट टू नेम दैट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पॉइंट 1, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। क्या काम करते हैं सर ये? सो डिफरेंट डिफरेंट एरिना के लिए यूजीसी रेगुलेट करती है नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन को। जो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के लिए काउंसिल है, दिस हैंडल्स टेक्निकल एजुकेशन, कैन बी इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। देन जो नेशनल काउंसिल है फॉर टीचर्स प्रोग्राम, सो वो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर काम करती है। सो अब क्या किया जा रहा है, इन तीनों को ही मर्ज करके एक सिंगल अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाएगी, दैट विल बी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि इन तीनों एरिना पे एक कंसोलिडेटेड वे के थ्रू रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंपोज किया जा सके। फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और याद रखें, ऐसा नहीं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, बेसिकली दिस इज इन अलाइंड विद द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो एनईपी 2020 ने ही ये बता दिया था हमें कि भाई एक रेगुलेटरी एजेंसी होनी चाहिए फॉर सिंप्लीफाइड गवर्नेंस। हमें याद आ रहा है वो अब 2025 लगभग गुजर जाने के बाद, तो शायद आने वाले साल में ये एक रेगुलेटरी एजेंसी स्टैब्लिश की जा सके। 3 एरिया के ऊपर ये एजेंसी फोकस करेगी। क्या होगा, मतलब जब ये एजेंसी बनेगी, इसके लिए बिल आएगा, स्टैट्यूटरी अगर उसको करते हैं तो मोर डिटेल्स विल बी देयर, दैट रेगुलेशन, एक तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, देन एक्रीडेशन, जो क्वालिटी को एक्रीडेट करते हैं ना, जैसे आप अगर कॉलेज से गुजरे हैं तो आप देखेंगे कि नैक एक्रीडेटेड, NAC प्लस और NAC प्लस प्लस, उस तरह का एक्रीडेशन, ताकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का हमें पता लग सके। देन एस्टैब्लिशिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मींस जो टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए भी गाइडलाइन जारी करेगी। और ये 4 वर्टिकल के थ्रू ऑपरेट करने वाली है। जो एक हायर एजुकेशन कमीशन हम बना रहे हैं, 4 वर्टिकल्स के होंगे। एक है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, देन नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो क्या करेंगे, जैसे एजुकेशन के सारे फील्ड को रेगुलेट करेगी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, और एक्रेडिटेशन देने का काम करेगी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। मतलब एक ही कमीशन के अंदर 4 वर्टिकल्स हैं। इसके अलावा जनरल एजुकेशन काउंसिल जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगी। देन हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल हैं, जो ग्रांट्स के बारे में सजेस्ट करेंगे, लेकिन याद रखें ग्रांट्स देने का काम, पैसे का काम वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। सो याद रखें, दे हैव नो फंडिंग रोल। फंडिंग डिसीजन रेस्ट विद द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज। जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उस एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, उनके पास ये पावर है, इनके पास फंडिंग की पावर नहीं दी गई है। और याद रखें, ये
टेक्निकल एजुकेशन और नॉन टेक्निकल एजुकेशन को कवर करेगी, लेकिन मेडिकल और लीगल एजुकेशन को कवर नहीं कर रही है, क्योंकि मेडिकल और लीगल एजुकेशन से जुड़ी हुई पहले ही सेपरेट काउंसिल है, जिसको इसमें मर्ज नहीं किया गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी। Then it comes to what is the significance? It is aligning with NEP 2020। और जो मैं पहले कह चुका हूं कि भाई बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसी हैं एक ही फिनोमिना के ऊपर हैं। सो देयर इज अ चाइनीज सेइंग दैट टू मैनी कुक स्पॉइल्स द फ्रॉथ, टू मैनी कुक स्पॉइल्स द राइस। सो उतने सारे लोगों से अगर सुपरविजन करवाएंगे, रिजिडिटी बढ़ती है। एक सिंगल वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। सो लेट अस सी, जब इसका बिल आएगा, जब एक्ट आता है, तो और डिटेलिंग्स की हासिल कर लेंगे। Coming to the practice question, consider following statements regarding the Viksit Bharat Shiksha Adikshan Bill, and you have to find how many statements are incorrect as your answer. The bill proposes to replace UGC, AICTE, and CTE with a single regulator called Higher Education Commission of India। तो एक तो नाम याद रखिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, तीनों को मर्ज करके एक बना देंगे। करेक्ट स्टेटमेंट। देन द न्यू रेगुलेटर विल हैव द अथॉरिटी ओवर फंडिंग डिसीजन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यही याद रखना है, फंडिंग डिसीजन इनके पास नहीं है भाई, वो गवर्नमेंट ने अपने पास रिजर्व कर ली है कि हम देंगे पैसा। Medical and legal education will cover under this new authority? Absolutely no। यही इसकी एक्सक्लूजन याद रखिएगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल जनरल थिंग ओके, बट मेडिकल और लीगल उसके लिए अलग काउंसिल्स, उसको मर्ज नहीं किया गया। Then the bill implements NEP's 2020's recommendation for a unified regulator with four verticals focusing on regulation, accreditation and standards। Yes sir, NEP के vision के ही according है। So B, two are incorrect statement। Coming to consider following statements regarding the appointment of Chief Information Commissioner and find correct statement as your answer. The President of India appoints the CIC on the recommendation of a committee chaired by Prime Minister. Yes, Prime Minister is the chairperson. The selection committee includes LOP in Lok Sabha and Union Cabinet Minister nominated by PM. Yes, sir। सी अमित शाह, मतलब अक्सर वो कमीशन में होते हैं, इसलिए मैंने अमित शाह का नाम लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि होम मिनिस्टर, तो आप कहेंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। Then the CIC and information commissioners hold office for a term of 5 years or until the age of 65 years, whichever is earlier। Sorry sir। तो याद रखें, 2019 से पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये थी, 2019 की अमेंडमेंट के बाद नाउ द टेन्योर इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ सेंट्रल की नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी टेन्योर अब सेंटर ही डिसाइड करता है, एंड दैट इज एज पर द नोटिफिकेशन 3 years now। Then the Central Information Commission comprises one CIC and up to 10 information commissioners। Yes, up to 10 वहां पर हो सकते हैं। So three statements are correct। Means answer writing, the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Bill 2025 seeks to replace MG Narega with significant structural reforms। Critically examine the key changes proposed। क्या क्या चेंज प्रपोज किए, 4 से 5 पॉइंट में वो, their implication for fiscal federalism and suggest measures for effective implementation। That will be all for today। Thank you so much।